हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन लेबर लॉज। ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो अब तक 2020 तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं हमने इसे एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और मैक्सिमम सभी एक्ट्स को हमने इसमें कवर किया है। तो वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं और ये आपके नेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट में आप इन्हें जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, आपका एग्जाम आने वाला है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि काफी क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। इसके अंदर कितने अमेंडमेंट्स हुए थे। ये फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। 2020 में, जनवरी 2020 में ये अमेंडमेंट हुआ था कि बेस लिमिट फॉर कॉम्पनसेशन कैलकुलेशन हैज इंक्रीज टू ₹15,000। पहले जो बेस लिमिट थी उससे इंक्रीज करके उससे ₹15,000 कर दिया गया है कॉम्पनसेशन की कैलकुलेशन लिमिट को। देन अमेंडमेंट ऑफ 2017 में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए थे। फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर फेलियर टू मेंटेन रिक्वायर्ड नोटिस बोर्ड। अगर एम्प्लॉयर नोटिस बोर्ड मेंटेन नहीं करता है, फेल हो जाता है उसे मेंटेन करने में, तो उस कंडीशन में जो पेनल्टी है वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक इंक्रीज कर दी गई है, जो कि पहले सिर्फ ₹5,000 थी। Second, minimum amount required in a dispute to raise the dispute to High Court increased to ₹10,000. Earlier it was ₹300. अगर कोई भी डिस्प्यूट हाई कोर्ट तक जाना है तो उस कंडीशन में उसकी जो मिनिमम अमाउंट रहेगी वो 10,000 रुपीज तक होगी, तभी आप उसे हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं। पहले वो ₹300 थी। नेक्स्ट, Section 30A was omitted under the Amendment of Employees Compensation Act 2017. Section 38 को हटा दिया गया है। Now amendments in 2009. 2009 में पहला अमेंडमेंट ये हुआ था कि टाइटल ऑफ द एक्ट वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट अमेंडेड इन 2009, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 बाय नेशनल कमीशन लेबर सेकेंड। पहले जो इसका नेम था वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था, जो कि 2009 में चेंज करके एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 कर दिया गया था। Now, year of experience required to any advocate or pleader to eligible for appointment of commissioner is 5 years. अगर कोई भी एडवोकेट या प्लीडर अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर के लिए जाता है तो उसके लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए वो 5 इयर्स का चाहिए। मेडिकल रिम्बर्समेंट बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड। ये 2009 में इसे ऐड किया गया था कि मेडिकल रिम्बर्समेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नाउ अमेंडमेंट इन 1995 में हजार्डस एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल 3 के अंदर ऐड कर दिए गए थे। नाउ सेकंड इज ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 2018 में ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल आया था, जिसमें ये बताया गया था कि रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और चीफ लेबर कमिश्नर ने दिए हैं। Now, amendments of 2001 में जो अमेंडमेंट्स आए थे वो फर्स्ट नेशनल कमीशन लेबर के रिकमेंडेशन पर आए थे, जिसमें फर्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ 10% और 100 ऑफ वर्कमैन विच एवर इज लेस एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री विद अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स। मीन्स अगर कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए आती है तो उसमें कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए 10% या फिर 100 वर्कमैन जो भी लेस हैं उतने एम्प्लॉइज या वर्कमैन उसमें होने चाहिए, तभी वो रजिस्टर्ड हो पाएगी। सेकेंड, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑफिस बियरर एंड एग्जीक्यूटिव्स एट एन इंटरवल ऑफ नॉट लेस देन 3 इयर्स। जो भी इलेक्शंस होंगे ऑफिस बियरर्स के लिए और एग्जीक्यूटिव्स के लिए उनमें 3 इयर्स का इंटरवल रहेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर रूरल अनऑर्गेनाइज्ड एंड अदर वर्कर्स मस्ट बी रूरल के लिए ₹1 पर एनम, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ₹3 पर एनम और अदर वर्कर्स के लिए ₹12 पर एनम रहेगा। डेजिग्नेशन ऑफ अपीलेट कोर्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है।
देन फिफ्थ, लिमिटिंग द प्रपोर्शन ऑफ आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स के प्रपोर्शन जो कि रहेंगे जनरल कंडीशन में 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिस वियरर्स और 5 विच एवर इज लेस। जितने भी ऑफिस वियरर्स हैं या तो उनका 1/3 या फिर 5 जो भी लेस होगा वो। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंडीशन में 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस वियरर्स मस्ट बी द पर्सन्स एक्चुअली एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। कि मान लीजिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर 10 पर्सन्स ऑफिस वियरर्स हैं तो उसमें से 5 पर्सन्स आउटसाइडर्स हो सकते हैं। Now, debarring members of Council of Ministers or persons holding office of profit in the union or state from membership of the executive or other office bearer of a registered trade union। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स हैं या फिर जिन्होंने ऑफिस को होल्ड कर रखा है प्रॉफिट के लिए, उन मेंबर्स को डिबेयर किया गया है, मना किया गया है कि वो ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव या ऑफिस बियरर्स नहीं बन सकते हैं। Now third is Payment of Gratuity Act 1972। इसमें 2018 में ये अमेंडमेंट हुआ था कि 7th सेंट्रल पे कमीशन ने ग्रेचुटी की जो बेस सीलिंग है मींस ग्रेचुटी सीलिंग है उसको इंक्रीज करके 20 लाख रुपीस कर दिया गया था। फोर्थ इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसके जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए थे वो 2015 में हुए थे और ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2014 से। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इज इट envisages enhancement of eligibility limit under section 2 subsection 13 from rupees 10,000 per month to 21,000 per month। जो इसकी बेस सीलिंग है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की वो इंक्रीज करके 21,000 रुपीज कर दी गई थी। सेकेंड, कैलकुलेशन सीलिंग। जो कैलकुलेशन सीलिंग है अंडर सेक्शन 12 जो कि पहले रुपीज 3,500 थी लेकिन अब इंक्रीज करके उसे 7,000 रुपीज कर दिया गया था। तो जो भी बोनस के लिए कैलकुलेशन होगी वो 7,000 रुपीज पर ही होगी। नाउ फिफ्थ इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए थे 2017 में हुए थे। फर्स्ट इज पेड मैटरनिटी लीव इंक्रीज टू 26 वीक्स। 26 वीक्स के लिए मैटरनिटी लीव को इंक्रीज कर दिया गया है। सेकेंड इज कि जो भी बेनिफिट मैटरनिटी का दिया जाएगा वो केवल फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए दिया जाएगा। थर्ड चिल्ड्रन के लिए बेनिफिट जो कि इंक्रीज बेनिफिट हुआ है 26 वीक्स का वो नहीं दिया जाएगा। थर्ड इज अ विमेन हु अडॉप्ट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 months। अगर कोई भी लेडी 3 months से कम का बच्चा अडॉप्ट करती है तो उस कंडीशन में जो उसे मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा वो 12 वीक्स का होगा जिस दिन से उसको चाइल्ड हैंडओवर किया गया है। फोर्थ इज कि जिस एस्टेब्लिशमेंट में मोर देन और इक्वल टू 50 एम्प्लॉइज है वहां क्रेचेस फैसिलिटी होना कंपलसरी है। फिफ्थ अमेंडमेंट इज कि विमेन को अलाउ किया जाएगा कि वो एक दिन में 4 बार विजिट कर सकती है क्रेचेस को और उसमें उसका रेस्ट इंटरवल भी इंक्लूडेड होगा। 6 इज एन एम्प्लॉयर मे बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम। जो विमेन है उसको मैटरनिटी बेनिफिट के बाद वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अलाउ किया जा सकता है। 7th अमेंडमेंट इज एवरी एम्प्लॉयर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। कि सभी एम्प्लॉयर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द अपॉइंटमेंट कि जो भी बेनिफिट्स आप देंगे मैटरनिटी के वो रिटन या फिर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन आपको उस विमेन एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना होगा। नाउ 6 इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए थे वो 1987 में हुए थे और ये अमेंडमेंट हुआ था कि स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड विमेन। मैन और विमेन के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये रोका गया था रिगार्डिंग देयर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज जैसे कि प्रमोशन, ट्रांसफर या ट्रेनिंग। कोई भी कंडीशन ऑफ सर्विसेज है उस कंडीशन में उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 7th इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए थे काफी बार हुए थे 1951 में, 1966, 75, 84, 89, 2010, 2017 और 2019 में। लेकिन हम इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। इसमें क्या था, टू रिमूव द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। जो भी डिफिकल्टीज इस एक्ट में
एडमिनिस्टर करने में हो रही थी उन सबको दूर किया गया था। नाउ 2010 में जो अमेंडमेंट किया गया था, चैप्टर 5th ए रिप्लेस कर दिया गया था बाय न्यू चैप्टर 5th ए से। सेकेंड अमेंडमेंट था मेडिकल बेनिफिट्स टू द इंश्योर्ड पर्सन। जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसके मेडिकल बेनिफिट्स उसकी वाइफ को मिलेंगे, और वो इंश्योर्ड पर्सन अगर रिटायर होता है अंडर वीआरएस या फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेता है तो उस कंडीशन में भी उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। द एज लिमिट ऑफ द डिपेंडेंट्स जो भी है उनकी एज लिमिट 18 साल से इंक्रीज करके 25 साल कर दी गई थी। तो अमेंडमेंट एक्ट कवर्स ऑल द फैक्ट्रीज वेयर मोर देन 10 और 10 persons on any day in 12 month। अगर ये उन सभी फैक्ट्रीज को भी कवर करता है जहां पर 10 या 10 से ज्यादा पर्सन किसी भी एक दिन 12 मंथ्स को भी रहे हैं तो उन फैक्ट्रीज को भी इसमें कवर किया जाएगा। फिफ्थ इज द डेजिग्नेशन ऑफ द इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर की जो भी डेजिग्नेशन को थी उसको रीडेजिग्नेटेड कर दिया है एज अ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। सिक्स्थ is benefit under the scheme have also been extended to apprentices and trainees employed under Apprentices Act and Standing Order Act। जितने भी इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं ये सब बेनिफिट्स अप्रेंटिसी और ट्रेनीज को भी दिए जाएंगे जो कि अप्रेंटिसी एक्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंदर आते हैं। नाउ 2017 में क्या इसमें अमेंडमेंट्स किए गए थे। 2017 में इसकी बेस सीलिंग को इंक्रीज कर दिया गया था जो कि पहले 15,000 रुपीज थी और उसे इंक्रीज करके रुपीज 21,000 कर दिया गया था। चेंजेस इन ईएसआई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019। अब 2019 से क्या चेंजेस हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉइज मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन। अब इसके लिए एम्प्लॉइज अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और ये 10 डेज में ही रजिस्टर करना होगा न्यू एम्प्लॉय को। सेकेंड, एम्प्लॉय विल हैव टू कलेक्ट देयर बायोमेट्रिक ईएसआई परमानेंट कार्ड फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच ऑफिसर। एम्प्लॉय अपना बायोमेट्रिक ईएसआई परमानेंट कार्ड अपने नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस से कलेक्ट कर सकता है। थर्ड अमेंडमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट एम्प्लॉय मस्ट बी डिपॉजिट विद इन द ड्यू डेट। जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एम्प्लॉय को वो ड्यू डेट के अंदर ही दे देने होंगे यानी डिपॉजिट कर देने होंगे। यू शैल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन आफ्टर 42 डेज फ्रॉम द एंड डेट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड। कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड के 42 डेज के बाद आप ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ अमेंडमेंट इज एम्प्लॉय हुज पर डे सैलरी इज ₹176 और लेस। जो भी एम्प्लॉइज जिनकी पर डे सैलरी या वेजेस ₹176 है या उससे कम है उनको कंट्रीब्यूशन पे करने की नीड नहीं है। दे नीड नॉट टू पे द कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा है और इसको पे किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन एम्प्लॉय विल हैव टू पे देयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, जबकि एम्प्लॉयर को उनका शेयर कंट्रीब्यूट करना होगा। Now 8th is इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए थे 2010 में हुए थे। फर्स्ट अमेंडमेंट इज द एक्ट प्रोवाइड्स टू एस्टेब्लिश अ ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी विद इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 20 और मोर वर्कमैन। 2010 में ये पहला अमेंडमेंट हुआ था कि वो एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 20 या मोर वर्कमैन है वहां पर ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी एस्टेब्लिश की जाएगी। Second amendment was wage ceiling of workers working in a supervisory capacity। जो भी वर्कर्स सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर वर्क कर रहे हैं उनकी वेजेस को एनहेंस कर दिया गया था। 1600 रुपीज से इंक्रीज करके 10,000 रुपीज पर मंथ कर दिया गया था। Third amendment was the Amendment Act provide direct access for the workmen to the labor court or tribunal in case of disputes arising out of section 2A pertaining to separation of services। जो भी separation of services से लेकर disputes हैं जैसे कि retrenchment, discharge, dismissal या फिर termination of services से रिगार्ड में जो भी disputes हैं उनके लिए एम्प्लॉय सबसे पहले कंसलेशन ऑफिसर के पास जाएगा और वहां से अगर उसको कोई भी आंसर नहीं मिलता है तो उसकी 45 डेज की एक्सपायरी के बाद यानी 45 डेज जब हो जाएंगे तो उसके बाद वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल में। Now, fourth amendment was the Amendment Act also provides to empower the labor court or tribunal to execute their awards order of settlements arrived as a decree of a civil court।
ये अमेंडमेंट था कि लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है जो कि सिविल कोर्ट के बराबर पावर दी गई थी कि वो अपने अवार्ड्स या ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Now, 9th is Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952। इसके अंदर 2020 में ये अमेंडमेंट आया था। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से फिनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का, जो कि पहले 12% था लेकिन उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही किया गया है। ये डिसीजन इसलिए लिया गया था ताकि टू इंक्रीज टेक होम सैलरी फॉर एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज अपनी टेक होम सैलरी ज्यादा ले जा सकें, और ये सिर्फ 3 मंथ्स के लिए था, मई, जून और जुलाई 2020 के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस बार 100% ये आ सकता है। Now, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Amendment Bill 2019, इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट आया था Substitution of the definition of wages in place of existing definition of basic wage। बेसिक वेज को हटा के जो डेफिनेशन है वो वेजेस के नाम पर कर दी गई। सेकेंड अमेंडमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि रेट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन को वो या फिर पीरियड जो भी कंट्रीब्यूशन का है उसको वो फ्लेक्सिबल कर सकती है अकॉर्डिंग टू द क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज रिगार्डिंग देयर एज और इनकम, इनको देखते हुए वो इसे फ्लेक्सिबल कर सकती है। थर्ड अमेंडमेंट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ अ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 5 years टू इनिशिएट इंक्वायरीज अंडर सेक्शन ए ऑफ द एक्ट। सेक्शन 7A ऑफ द एक्ट के अंदर ये लिमिटेशन पीरियड कर दिया गया था 5 years का इंक्वायरीज को इनिशिएट करने के लिए। Now, fourth amendment was the bill proposes to enhance the quantum of fines in pecuniary terms by 10 times। इस बिल में प्रपोज किया गया था कि जो भी फाइन्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाए by 10 times। फिफ्थ अमेंडमेंट was provide an option to the EPF subscriber। जो भी EPF सब्सक्राइबर हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि वो NPS नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर इसे ऑप्ट कर सकते हैं इन द ल्यू ऑफ द बेनिफिट्स अंडर प्रोविडेंट फंड एक्ट। 2018 में अमेंडमेंट्स हुए थे अंडर EDLIS एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के अंदर एश्योरेंस बेनिफिट जो था वो चेंज कर दिया गया था, मिनिमम 2,50,000 और मैक्सिमम 6 लाख कर दिया गया था, जो कि वैलिड रहेगा 2 years के लिए। सेवेंथ अमेंडमेंट था The employer has to pay an additional charge for administrative accounts at a rate of 0.50%। एम्प्लॉयर को ये एडिशनल चार्ज पे करने होंगे एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट में 0.50%, जो कि इफेक्टिव थे 1 जून 2018 से। या तो 0.50 एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज पे कर सकते हैं या फिर मिनिमम 500 रुपीज। अगर वो 500 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में उन्हें उसकी फी भी देनी होगी, जो कि ₹75 फॉर दैट मंथ होगी। एट्थ, in the union budget of 2018, the employee provident fund contribution rate for a newly recruited female employees, जो भी न्यूली रिक्रूटेड फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में उसको रिड्यूस करके 12% की जगह 8% कर दिया गया था कि वो 8% कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इन प्लेस ऑफ 12%, लेकिन ये फर्स्ट 3 years के लिए होगा और उसके बाद फिर 12% ही उनको कंट्रीब्यूट करना होगा। नाउ 9th, the employer also makes 0.50% of contribution towards EDLI, Employee Deposit Linked Insurance Account of the employee। एम्प्लॉयर को 0.50% का कंट्रीब्यूशन अंडर EDLI पे भी करना होगा। Now 2014 में बेस सीलिंग इंक्रीज कर दी गई थी ₹15,000 तक, और अक्टूबर 2014 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वेयर एवरी एम्प्लॉय वाज गिवन अ यूनिक PF अकाउंट नंबर। तो हर एम्प्लॉय को एक यूनिक PF अकाउंट नंबर दिया जाएगा विच इज नॉट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, जो कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से एसोसिएटेड नहीं होगा। देयरफॉर एन एम्प्लॉय कैन नाउ चेंज अ जॉब, तो कोई भी एम्प्लॉई अपनी जॉब को चेंज कर सकता है विदाउट हैविंग टू ट्रांसफर फंड, तो उसे अपने फंड को ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक।
Now 10th, the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए थे वो 2018 में हुए थे, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट, एज पर द अमेंडमेंट ऑन 16th March 2018, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट हैज नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड। जो भी इंडस्ट्रीज थी उनमें फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका मतलब था कि एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन वो वर्कमैन होगा जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिक्स पीरियड के लिए फिक्स होगा, और इसका एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाया जाएगा। सेकंड, द न्यूली एडेड रूल दैट इज 3A, जो न्यूली एडेड रूल है 3A, ये डायरेक्ट करता है कि कोई भी एम्प्लॉयर मीन्स नो एम्प्लॉयर ऑफ एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शैल कन्वर्ट द पोस्ट ऑफ द परमानेंट वर्कमैन एग्जिस्टिंग इन हिज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018 एज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट देयर आफ्टर। लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को जो कि परमानेंट एम्प्लॉय है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है एज अ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में, वो उसे इसे कन्वर्ट नहीं कर सकता। थर्ड, there should not be any difference between the fixed term employment workman and the permanent workman। जो भी वर्कमैन जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पर है या फिर परमानेंट वर्कमैन है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू देयर वर्किंग आवर्स, वेजेस, अलाउंसेस या कोई भी बेनिफिट है जिसके लिए वो एलिजिबल है। अगर परमानेंट वर्कमैन उसके लिए एलिजिबल है तो उस कंडीशन में फिक्स्ड वर्कमैन भी उसके लिए एलिजिबल होगा, तो कोई भी डिफरेंस उनकी वर्किंग कंडीशंस में नहीं होंगे। Now 11th is the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए थे 2016 में हुए थे। फर्स्ट अमेंडमेंट वाज द न्यू अमेंडमेंट पुट अ कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। कोई भी बच्चा अगर 14 ईयर्स से लेस है तो उस कंडीशन में कंप्लीट प्रोहिबिट कर दिया था कि उसे किसी भी एंटरप्राइज और बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं कराया जाएगा, एक्सेप्ट जो भी एंटरप्राइज या बिजनेस फैमिली रन कर रही है उस बच्चे की, तो उस कंडीशन में वो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने घर के बिजनेस में, बशर्ते उनकी एजुकेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड अमेंडमेंट वाज एडिशन ऑफ अ न्यू कैटेगरी ऑफ पर्संस कॉल्ड एडोलेसेंट। एडोलेसेंट की कैटेगरी को ऐड किया गया था। ये वो बच्चे हैं जो 14 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में आते हैं। द अमेंडमेंट परमिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट लेबर। इस तरह के बच्चे जो 14 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक के हैं उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि वो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन हजार्डस ऑक्यूपेशन में कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। थर्ड, पेनल्टी इफ एम्प्लॉइंग चाइल्ड बिलो देन 14 ईयर्स। अगर 14 ईयर्स से कम का चाइल्ड किसी भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय किया है तो उस कंडीशन में उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स की, और फाइन हो सकता है ₹20,000 से लेकर ₹50,000 तक का। प्रीवियसली ये जो इम्प्रिजनमेंट था ये नॉट लेस देन 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक था, और जो फाइन था वो 10 ईयर से लेकर 20,000 तक था, जो कि अब इंक्रीज करके 6 मंथ टू 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है और फाइन 20,000 से लेकर 50,000 कर दिया गया है। और अगर यही ऑफेंस रिपीट किया जाता है तो उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक हो सकती है, और अगर ऑफेंडर पेरेंट है तो उस कंडीशन में उसको फाइन देना होगा ₹10,000 का। Fourth amendment was the act has a provision of creating rehabilitation fund up to ₹15,000 for rehabilitation of children and adolescents who have been victims under the Child Labor Act। इस एक्ट के अंदर rehabilitation fund को भी क्रिएट किया गया था, जिसमें ₹15,000 तक का फंड दिया जाएगा उन बच्चों को और एडोलेसेंट को जो कि इस एक्ट के अंदर विक्टिम्स रहे हैं। फिफ्थ अमेंडमेंट वाज द नंबर ऑफ हजार्डस ऑक्यूपेशन को रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि पहले 83 थी, अब हजार्डस ऑक्यूपेशन नंबर केवल 3 रह गई हैं, जो कि माइनिंग, एक्सप्लोजिव और हजार्डस प्रोसेस फैक्ट्रीज एक्ट की है। 6 is government may confer powers on a district magistrate। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर ये पावर्स दी गई हैं कि वो इंश्योर कर सकते हैं The provisions of the law are properly carried and implemented। जो भी provisions है लॉ के उनको properly implement और carry किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। 7th amendment was
चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी को रिप्लेस कर दिया गया है एज टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी। नाउ 12th इज द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए थे 2017 में हुए थे। गवर्नमेंट ने सैलरी थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया था, जो कि पहले 18,000 रुपीज थी और उसे इंक्रीज करके रुपीज 24,000 कर दिया था। सेकेंड अमेंडमेंट था ऑल द वेजेस शैल बी पेड इन करंट कॉइन्स। जो भी वेजेस या सैलरी पे की जाएगी वो करंट कॉइन्स में या फिर करेंसी नोट में या फिर चेक के थ्रू और बाई क्रेडिटिंग द वेजेस इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉई। नाउ 13 इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए थे 2016 में हुए थे। लोकसभा ने ये बिल पास किया था जिसमें इंक्रीज किए थे ओवर टाइम लिमिट। जो भी वर्कर्स थे उनके ओवर टाइम लिमिट क्वार्टरली इंक्रीज किए थे, जो कि पहले 50 आवर्स थे उनको इंक्रीज करके 100 आवर्स कर दिया गया था इन अ क्वार्टर। इट ऑल्सो प्रपोजेस टू इंक्रीज द ओवर टाइम वर्किंग आवर्स फॉर फैक्ट्रीज विद एक्सेप्शनल वर्कलोड। जो भी एक्सेप्शनल वर्कलोड है उस कंडीशन में ओवर टाइम वर्किंग आवर्स 75 आवर्स से इंक्रीज करके 115 आवर्स पर क्वार्टर कर दिए गए थे। और अगर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वर्क किया जा रहा है तो उस कंडीशन में ओवर टाइम वर्क लिमिट इंक्रीज करके 125 आवर्स भी कर दी गई थी। 14 इज द कोड ऑन वेजेस 2019। 2019 में कोड ऑन वेजेस आया था जिसका मेन एम था द कंसोलिडेशन ऑफ 4 मेजर लेबर इनेक्टमेंट्स। 4 लेबर इनेक्टमेंट्स जो कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इन चारों को रिप्लेस करके बना दिया था कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 और इसका मेन एम था टू अवॉइड द डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ वेजेस एंड रिक्रूटमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। मेन एम था कि इसको पेमेंट ऑफ वेजेस के रिगार्ड में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और साथ साथ में रिक्रूटमेंट में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये जो एक्ट आया था ये पास हुआ था 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में और लास्ट में इसकी जो असेंट मिली थी इसे ये 8 अगस्त 2019 को मिली थी। तो यहाँ हमने मैक्सिमम सभी एक्ट्स को कवर किया है। सभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो अब तक के हैं और आई होप ये आपको समझ आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।